मन्नत हाउस में आज एक खास रौनक थी। सपना और सुमन अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। डॉक्टर अर्जुन अभी अभी अस्पताल से लौटा था तो वो अपनी माँ सरला जी के पास ही बैठ गया। बेटा, अब तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो, सरला जी ने स्नेह से कहा। मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी की तैयारी भी अब इसी साल कर लेनी चाहिए। दिलीप जी ने बताया है कि हमारी बहू श्रेया वापस आ रही है और मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं तो तैयारी करने लगी हूँ बस। मैंने तो तुम्हारे पापा सतीश साहब से कह दिया है कि दिलीप जी को भी बुला लें। बस फिर मैं तुम्हारे इस फर्ज से भी निपट जाऊंगी। सरला जी के चेहरे पर सुकून था, जबकि डॉक्टर अर्जुन हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वही पुराने दबे हुए जज्बात झलकने लगे थे। वो बरसों से श्रेया को चाहता था और अब आखिरकार वो वापस आ रही थी। मन्नत हाउस में उस वक्त 2 परिवार रहते थे। घर के 3 हिस्से कर दिए गए थे। वैसे तो नत्थूलाल के 4 बेटे थे। सबसे बड़े सतीश साहब, जिनकी पत्नी सरला जी थीं। उनका इकलौता बेटा डॉक्टर अर्जुन इस पूरे परिवार का सबसे बड़ा वारिस था। करीब 15 साल पहले नत्थूलाल ने उसका रिश्ता अपने दोस्त की पोती श्रेया से तय कर दिया था। इसके बाद घर की 2 बेटियां सुमन और सपना, जो दोनों ही शादीशुदा थीं। तीसरे नंबर के बेटे कुणाल, जिनके 2 बेटे मोहित और राहुल थे, और 2 बेटियां अनुपमा व नीतू। सबसे छोटे बेटे प्रवीण थे, जिनका बेटा करण था। बड़ी माँ, हमारी भी करवा दो ना शादी, अचानक करण ने मासूमियत से कहा तो सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ घूम गईं। पूरा मन्नत हाउस उस वक्त हंसी और अपनेपन से गूंज उठा था। बरखुरदार, पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रवीण ने तेज लहजे में कहा। फिर कुछ बन जाओ, उसके बाद कर देंगे तुम्हारी शादी। निकम्मे, पिछले सेमेस्टर में भी फेल हुए थे और अब शादी करनी है। कुछ सीखो डॉक्टर अर्जुन से। करण सिर खुजाने लगा और बाकी सब उसके हाव भाव देखकर जोर जोर से हंस पड़े। चलो, आप लोग जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, डॉक्टर अर्जुन ने हंसते हुए कहा और उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने बेड के पास रखी साइड टेबल पर एक पुरानी फोटो देखी। उसके बचपन की सगाई की फोटो। उस वक्त वो 18 का था। बेहद गुस्से में खड़ा हुआ और उसके साथ 15 साल की श्रेया थी, जो मुस्कुरा रही थी। उसे तब ये समझ ही नहीं थी कि ये शादी जिंदगी भर का बंधन है, मगर डॉक्टर अर्जुन जानता था और वो गुस्से में भी था, क्योंकि उसकी भी कोई मंशा नहीं थी इतनी छोटी उम्र में शादी करने की। लेकिन घरवालों के जोर और समझाने बुझाने पर आखिर उसे मानना ही पड़ा। दिलीप अंकल और सरिता आंटी, जो उसके पड़ोसी थे और उसके पापा के दोस्त भी, उनकी बेटी थी श्रेया। सगाई के कुछ दिन बाद कुछ समय तक वो इसी शहर में रहे, क्योंकि उनके पापा की तबीयत बहुत खराब थी। फिर जब उनका देहांत हुआ तो वो दोनों वापस लंदन चले गए, क्योंकि सरिता आंटी यहाँ रहना ही नहीं चाहती थीं। शादी के कुछ महीने बाद ही दिलीप अंकल को लंदन की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी और वही बहाना बन गया वहां बस जाने का। अब जब वे इतने सालों बाद वापस आए थे तो नत्थूलाल ने रिश्तों को मजबूत करने के लिए श्रेया का रिश्ता अपने लाडले पोते डॉक्टर अर्जुन से तय कर दिया था और फिर कुछ समय बाद सगाई भी करवा दी गई थी। उस बात को 10 साल बीत चुके थे। तब से लेकर अब तक वे लोग कभी वापस नहीं आए। अब श्रेया 25 साल की हो चुकी थी और डॉक्टर अर्जुन 28 साल का। एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। उसने फोटो उठाई और मुस्कुराते हुए श्रेया को देखा। धीरे से तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो बुदबुदाया, तुम अब कैसी दिखती हो श्रेया? मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। वो शब्द उसके दिल से निकले थे, जैसे कोई पुराना एहसास फिर से जाग उठा हो। मोबाइल की घंटी बजते ही डॉक्टर अर्जुन चौंक गया। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर सरला का नाम चमक रहा था। डॉक्टर अर्जुन, हमें एक सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, सरला ने कहा। कल सुबह तैयार रहिएगा। डॉक्टर अर्जुन ने जी सर कहकर हामी भरी और कॉल काट दी। अगले दिन सुबह सुबह वो दिल्ली से मुंबई के लिए निकल गया। उधर लंदन की ठंडी शाम में श्रेया सड़क पर अपनी साइकिल चलाती हुई घर लौट रही थी। उसे बचपन से ही साइकिल चलाने का शौक था। उसका मानना था कि साइकिलिंग एक बेहतर एक्सरसाइज है जो शरीर को हमेशा एक्टिव रखती है। वो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थी, इसीलिए सेहत और फिटनेस का उसे खास ध्यान रहता था। घर पहुंची तो सरिता जी लिविंग रूम में बैठी किसी मैगजीन में डूबी हुई थी। हाय मॉम, पापा नहीं आए अभी? श्रेया ने उनके सामने बैठते हुए पूछा। बस आते ही होंगे,
सरिता जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी हेल्पर रिंकी को आवाज दी, रिंकी, खाना टेबल पर लगा दो। थोड़ी देर बाद जब सब खाने की टेबल पर बैठे तो सरिता जी ने अचानक से बात छेड़ दी, अब तुम्हारी हाउस जॉब भी खत्म हो चुकी है श्रेया, किसी अच्छे अस्पताल में अप्लाई कर दो। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच ही रही हूँ मॉम। तभी दिलीप जी ने गंभीर लहजे में कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अब इंडिया जाकर ही अप्लाई करना चाहिए श्रेया, क्योंकि अब तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। उनकी बात सुनकर श्रेया का निवाला जैसे उसके गले में ही अटक गया। उसने धीरे से पानी का घूंट लिया मगर चेहरा उतर गया था। दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थीं। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि बात किसी और दिशा में बढ़ने वाली है। उसने सरिता जी की तरफ देखा जो अविश्वास से दिलीप जी को घूर रही थीं। मतलब क्या है आपका दिलीप? सरिता जी ने नाराजगी में कहा, हमारी बेटी अब इंडिया में रहेगी? ये तो बिल्कुल बेकार बात है। यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं और आप उसे वापस भेजना चाहते हैं। मैं तो पहले दिन से ही इस बचपन की सगाई के खिलाफ थी। इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। उन्होंने झुंझलाते हुए आगे कहा, बाकी अगर वो लड़का इसे खत्म नहीं करना चाहता तो उसे कहिए कि यहाँ किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करे, यहीं रह ले। लंदन में तरक्की के बहुत मौके हैं, वहाँ इंडिया में क्या रखा है? एक सरकारी अस्पताल में मामूली सी नौकरी कर रहा है, उससे ज्यादा मेरी बेटी यहाँ कमा लेती है। मेरी बेटी वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि या तो वो यहाँ आ जाए या फिर इस रिश्ते को खत्म कर दे। सरिता जी की बात पूरी होते ही दिलीप जी का चेहरा तमतमा उठा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सरिता? उन्होंने गुस्से में चम्मच प्लेट में पटकते हुए कहा, मेरे पिताजी ने ये रिश्ता अपने हाथों से तय किया था और तुम इसे तोड़ना चाहती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते ही दोनों के बीच बहस तेज हो गई। रसोई और लिविंग रूम की हवा तक जैसे भारी हो गई थी। श्रेया परेशानी से उन्हें देखती रही, फिर अचानक बोल पड़ी, बस कीजिए आप दोनों। और पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी जॉइंट फैमिली में, नेवर। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी और आंखों में बगावत। दिलीप जी ने अविश्वास से अपनी लाडली को देखा, मानो उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनने की उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? उन्होंने धीमे लेकिन टूटे हुए स्वर में कहा, वो सब तुम्हारे अपने हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने अमेरिका से स्पेशलाइजेशन किया है और वहाँ एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा है। उनके शब्दों में गर्व भी था और श्रेया के बदले हुए रवैये पर गहरा अफसोस भी। दिलीप जी ने उसे समझाने की कोशिश की, श्रेया बेटा बस एक बार जाकर देख तो लो, सब अपने लोग हैं। लेकिन श्रेया ने बीच में ही बात काट दी, सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकती। मैं कैसे जिंदगी गुजारूं ऐसे इंसान के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। बचपन में तो मुझे सगाई का मतलब भी नहीं पता था, मैं तो बस इसे कोई मजाक या खेल समझ रही थी। प्लीज डैड, मुझे फोर्स मत कीजिए, वह आखिरी लहजे में बोली थी, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। सरिता जी ने अपने चेहरे पर एक जीत सी मुस्कान लाते हुए दिलीप जी की ओर देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। हालांकि नत्थूलाल या उनके परिवार ने कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन न जाने क्यों सरिता जी के मन में उनके लिए हमेशा एक अजीब सी नफरत थी और वही जहर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बेटी श्रेया के दिल में भी उतार दिया था। दिलीप जी ने चुपचाप खाना छोड़ दिया और बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चले गए। श्रेया अपने पापा को नाराज नहीं देख सकती थी। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। अगले दिन सुबह वो उनके कमरे में आई। डैड, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दिलीप जी अखबार में नजर गड़ाए बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे क्या? श्रेया झुंझला गई। दिलीप जी ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, मैं कौन होता हूँ तुम्हें मजबूर करने वाला बेटा? मेरा क्या है, शायद मेरी जिंदगी यहीं कट जाएगी, अपनों से दूर ही। देखो ना किस्मत को, 2 साल से एक भी छुट्टी नहीं मिली। हमेशा यही होता है ना, तो मैं वहां के किसी फंक्शन में जा पाता हूँ और ना किसी खुशी में शामिल हो पाता हूँ। तुम्हारी माँ तो वैसे ही वहां जाना पसंद नहीं करती। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अब तो वहां शादी है, उसमें भी नहीं जा पाऊंगा। और ऊपर से सबको उम्मीद थी कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, तुम्हारी शादी करवा कर वापस लौट आऊं,
लेकिन लगता है वो उम्मीद भी अब अधूरी ही रह जाएगी। उनकी आंखों में नमी थी, जैसे पिता होने का गर्व और बेटी से जुड़ी बेबसी दोनों एक साथ टकरा रहे हों। मगर अब मुझे ये सोचकर डर लग रहा है, डैड, कि ये सब आखिर कैसे होगा? श्रेया ने धीमे स्वर में कहा। दिलीप जी ने उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। श्रेया ने लंबी सांस ली और बोली, डैड, मेरे ख्याल से अर्जुन को भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई और हो। बाकी रही बात उस शादी में जाने की, तो मैं चली जाती हूँ, और हाँ, वहां जाकर मैं सगाई तोड़ दूंगी। वो बिल्कुल इत्मीनान से बोली थी, मानो कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि कोई साधारण बात कर रही हो। दिलीप जी बस उसे देखकर ही रह गए। उनकी आंखों में एक पल को हैरानी, फिर गहरी थकान उतर आई। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अगर सगाई तोड़नी है तो जाओ, जाकर खुद ही बात कर लो। श्रेया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। थैंक यू सो मच डैड, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। वो झट से उठी और जाकर दिलीप जी के गले लग गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखें नम थीं, शायद इस बात से कि उनकी बेटी अब सचमुच उनसे दूर जाने वाली थी। सरिता जी ने लाख मना किया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं श्रेया, सब बेकार हैं ये। मगर श्रेया नहीं मानी। आखिरकार अगले हफ्ते उसने इंडिया जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो पूरा परिवार उसे लेने आया हुआ था। इतने सारे लोग देखकर वो खुद हैरान रह गई। सबके चेहरों पर खुशी और अपनापन झलक रहा था। उसका स्वागत तो ऐसे किया गया मानो कोई बहुत बड़ी मेहमान आई हो, जैसे कि वो किसी राजा की बेटी हो। जब वे लोग मन्नत हाउस पहुंचे तो श्रेया उस विशाल घर को देखकर ठिठक गई। उसे 10 साल पहले का वही मंजर याद आया, जब वो पहली बार यहाँ आई थी। तब वो 15 साल की थी और इस बड़े शानदार घर को देखकर बेहद उत्साहित हो गई थी। लंदन में तो छोटे छोटे फ्लैट्स होते थे, लेकिन यहाँ तो जैसे हवेली नुमा मकान, बड़ी फैमिली और हर तरफ अपनापन। उसकी खातिर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए गए थे, मिठाइयाँ, स्नैक्स, पकवान, सब कुछ। वो देखती रही, मुस्कुराती रही, मगर मन के किसी कोने में एक डर अभी भी चुपचाप बैठा था। आगे क्या होगा? मगर वो तो बस नाम भर ही खा रही थी। बेटा, तुम कुछ ले क्यों नहीं रही हो? सरला जी ने प्यार से पूछा। आंटी, मैं थोड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ, और अगर इतना सब खा लिया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, जो मेरे लिए अनहेल्दी है। मैं आपको अपना डाइट प्लान बता दूंगी, आप कल से बस वही सब बनाइएगा, उसने बड़े ही नरम लहजे में कहा, और फिर उबले हुए चावल के बस 2 चम्मच लेकर चुपचाप खा लिए। सरला जी का चेहरा एकदम से उतर गया। कितनी चाहत से वो कल रात से उसके लिए तरह तरह के व्यंजनों को तैयार कर रही थी। यहाँ तक कि मीठे में ही 4 तरह की डिशेस भी रखी थी, लेकिन उसने तो उनमें से कुछ भी नहीं चखा। प्लीज मुझे रूम दिखा दीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, उसने कहा। देखो बेटा, सरला जी ने धीरे से समझाया, सुबह से अर्जुन के सारे मामा मौसी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है, केवल अर्जुन के कमरे के अलावा। तुम फिलहाल वहीं पर रह लो, वो तो शहर से बाहर गया हुआ है। जब वो वापस आएगा ना, तब मैं तुम्हें ऊपर की गैलरी वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। वैसे भी ये शादी के कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद कमरे खाली हो जाएंगे। कोई बात नहीं आंटी, आप बस मुझे रूम दिखा दीजिए, उसने सहजता से कहा, और फिर अर्जुन की कजिन अनुपमा के साथ अर्जुन के कमरे में चली गई। कमरे में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ रहने वाला इंसान बेहद सलीकेदार है। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी। उसने मन ही मन अर्जुन के इस स्वभाव की तारीफ की। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और वो ठिठक गई। अरे, ये तस्वीर अब तक संभाल के रखी हुई है, उसने अनुपमा की ओर देखते हुए हैरानी से पूछा। अनुपमा बस मुस्कुराने लगी। जी भाभी, और ये तस्वीर बड़ी माँ और बड़े पापा के कमरे में भी लगी है, अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन भैया ने तो इसकी कॉपी बनवा कर अपने कमरे में रखवाई थी, वो तो बस अपनी जान ही निकालते हैं भाभी, अनुपमा ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो उसके भीतर जैसे एक पल में सन्नाटा उतर आया। वो बेचैनी से अपने होंठ काटती हुई जाकर बेड पर बैठ गई। मुझे सबको बताना पड़ेगा, ये लोग मुझसे आखिर कैसी उम्मीदें लगा बैठे हैं। अगर मैंने अब भी चुप्पी साधे रखी तो मामला और बिगड़ जाएगा। मैं कल ही उठकर अंकल से बात करूंगी, सब साफ साफ कह दूंगी। वो खुद से बड़बड़ाती हुई लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सब लोग लिविंग रूम में बैठे शादी के कपड़े देख रहे थे। बेटा, अब तुम भी जल्दी से बता दो कि तुम्हें कौन से कपड़े पसंद हैं,
ताकि तुम्हारे लिए भी अच्छे अच्छे डिजाइन सिलवा लें। और हमें ये भी बता दो कि तुम्हारी रस्में किस दिन रखनी है। सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी। उसने सीधी नजर में देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप सब चाहते हैं कि मेरी भी शादी की रस्में पूरी हों और मैं इस घर की बहू बन जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने पापा को साफ बता दिया था कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं रखना चाहती, इसीलिए आप सब मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए। मैं यहाँ सिर्फ सगाई तोड़ने आई हूँ। उसके लहजे की सख्ती ने जैसे पूरे माहौल को जमा दिया। लिविंग रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। इसी बीच मुख्य दरवाजे पर खड़ा अर्जुन एकदम ठिठक गया। वो तो आज शाम को लौटने वाला था, लेकिन श्रेया के आने की खबर सुनकर चैन नहीं मिला और सुबह ही सफर शुरू कर दिया। अभी अभी पहुंचा ही था कि सामने ये सब सुनकर जैसे उसके कदम जड़ हो गए। उसकी वो मोहब्बत जो बरसों से उसके दिल में पल रही थी, आज जैसे बेमोल कर दी गई थी। सरला जी हैरान रह गईं। ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसे रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। शायद नहीं होता होगा आंटी, श्रेया ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मगर इस बार होगा। और प्लीज, मैं आप लोगों से ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए और ना ही मुझ पर इतना प्यार जताइए। आपको ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आई हूँ और साथ ही फंक्शन अटेंड कर लूंगी, बस। वो एकदम इत्मीनान से बोल रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने सबकी मोहब्बत को जैसे एक झटके में बेमोल कर दिया। अर्जुन ने पास खड़े होकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। कैसी बातें कर रही हो बेटा? सतीश जी बोले। उनकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हें हमारी मोहब्बत दिखावा लगती है? तुम हमारे लिए उतनी ही प्यारी हो जितने हमारे बाकी बच्चे, और हम तो अपनी बहू को सर पर बिठाकर रखते हैं। हमारा प्यार किसी रिश्ते की वजह से नहीं है बेटा, ये तो दिल से है। श्रेया ने नजरें झुका ली, फिर कुछ पल बाद बोली, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मुझे ये प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते जैसी बातें समझ नहीं आती, और ना ही इस तरह का पारिवारिक माहौल मुझसे झेला जाता है। जो मुझे सही लगा वही कह दिया। आज के जमाने में कौन करता है ऐसी भावुक बातें? और देखिए, जैसे ही मैंने सगाई तोड़ने की बात की, सबका रवैया बदल गया। मैं जानती हूँ आप लोग अपने बेटे की वजह से मुझ पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, पर सच कहूँ तो ये सब मुझे जरूरी नहीं लगता। मुझे किसी के लगाव या केयर की कोई जरूरत नहीं है। उसके लहजे में इतनी ठंडक थी कि कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। वो सचमुच बहुत सख्त थी और उसने आज ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ दिलीप जी की नहीं बल्कि सरिता जी की भी बेटी है। नहीं बेटा, हमारा रवैया नहीं बदलेगा, सतीश जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। अगर तुम्हें इस रिश्ते में नहीं रहना तो कोई बात नहीं। हमारे घर में ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। ये रिश्ता पिताजी ने जोड़ा था, उनकी बहुत इच्छा थी, ये सही है, लेकिन हम किसी को जबरदस्ती रिश्तों में नहीं बांध सकते। अगर तुम्हें अर्जुन के साथ नहीं रहना तो ठीक है, तुम यहाँ फंक्शन एंजॉय करो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, तुम भी हमारे घर की ही हो। और एक रिश्ता खत्म होने से दूसरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता है बेटा। दिलीप मेरा दोस्त है और तुम उसकी बेटी हो। ये कहते हुए उन्होंने श्रेया के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। श्रेया उनके इस अंदाज पर जैसे स्तब्ध रह गई। उसे तो सरिता जी ने हमेशा यही सिखाया था कि ये लोग सिर्फ दिखावे का ही प्यार करते हैं, मगर आज सतीश जी का सच्चा लगाव और इतनी जल्दी उसकी बात को अहमियत देना उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। दूसरी ओर अर्जुन चुपचाप वहां से पलट गया, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। रात को जब वो घर लौटा तो सरला जी उसी के इंतजार में बैठी हुई थी, और जैसे ही वो अंदर आया, सरला जी उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। वो तो पहले से ही सब जानता था, इसीलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। छोड़ो ना माँ, जो लोग हमें कुछ समझते ही नहीं, उनके लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा। सरला जी ने खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है बेटा, चलो मैं खाना लगाती हूँ। वो मना करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ का दिल रखने के लिए खाना खाने बैठ गया। बेदिली से कुछ और खाए, फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में लाइट जलाए बिना ही वो सीधा वॉशरूम की तरफ गया, फिर कपड़े बदलकर आकर बेड पर लेट गया। थकान की वजह से उसे नींद जल्दी ही आ गई,
लेकिन कुछ ही देर बाद एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई वजूद उसके बिल्कुल पास हो। उसने करवट ली तो हाथ उठाकर देखा तो उसकी उंगलियां किसी के बालों से टकराईं। महकते लंबे बाल अचानक उसके सामने थे। अर्जुन का दिल धक्क से रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए तुरंत लाइट ऑन कर दी। श्रेया ने आंखें मलते हुए धीरे धीरे उसे देखा। फिर जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, झट से उठकर बैठ गई। व्हाट द हेल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर आने की? वो चिल्लाते हुए बोली। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये तुम्हारा लंदन नहीं है जहां किसी के कमरे में भी आकर सो जाओगी। अर्जुन ने गंभीर आवाज में कहा। तुम्हारे यहाँ क्या होता होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तुम यहाँ हो। श्रेया ने गुस्से में कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बकवास करने की? क्या मैं किसी के साथ सोती रहूं? आपने मुझे देखा है? हाउ डेयर यू? वो उसके कंधे पर हाथ मारते हुए उसे धकेल रही थी। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। वो खुद को छुड़ाना चाह रही थी। आप मुझे छोड़ दें। अर्जुन ने उसे अपने पास खींचा। दोनों हाथ बेड पर रखते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात अपने जहन में रख लो श्रेया। फिर वो धीरे धीरे पीछे हट गया और बेड से उठकर सोफे पर लेट गया। श्रेया गुस्से से उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन अर्जुन तेजी से उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी, श्रेया ने चेतावनी दी। अर्जुन ने उसे पकड़ते हुए कहा, मेरी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अच्छा होगा कि तुम अभी कोई तमाशा मत करो। तुम्हें कमरे से जाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी मेहमान हो और हम अपने मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। जाओ, बेड पर सो जाओ। आज रात मैं सोफे पर आराम कर लूंगा और कल से ऊपर गैलरी में सोऊंगा। अभी वहां सोना मुमकिन नहीं, क्योंकि सर्दी बहुत है और कंबल मेरे पास नहीं है। माँ से भी इस वक्त मांगना अच्छा नहीं लगेगा। श्रेया भी बिना कोई और विरोध किए चुपचाप बेड पर लेट गई। अगली सुबह कमरे में हल्की खटपट से उसकी आंख खुली। अर्जुन वार्डरोब के सामने खड़ा कपड़े और अपनी बाकी चीजें निकाल रहा था। श्रेया अपने बाल समेटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मुंह और हाथ धोकर बाहर आई, तभी अचानक वो अर्जुन से टकरा गई, लेकिन उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। श्रेया उसकी तरफ देखती रही। सिक्स पैक उसके फिटनेस का साफ पता दे रहे थे। वो मन ही मन उससे काफी प्रभावित हुई। ठीक हो तुम? उस्ताद ने जब उसे अपनी तरफ देखते पाया तो पूछा। वो जल्दी से होश में आई और उसके कंधों को पकड़कर सीधी हो गई। फिर वो बिना उसका जवाब सुने बाथरूम की तरफ चला गया। वो कॉल पर सरिता जी को कल की सारी बात बताने लगी। अब देखना, कोई भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सगाई तोड़ो और फंक्शन होने से पहले ही घर लौट आओ। आज ही बात खत्म करो, सरिता जी ने उसे सलाह दी। नहीं मम्मी, पापा का दिल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें दुख दूं। आप जानती हैं ना कि आप दोनों मेरे लिए कितने अहम हैं, इसलिए मैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फंक्शन अटेंड करके ही आऊंगी। चलो देख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ध्यान रखना, सरिता जी ने कहा तो उसने कॉल काट दी और सोच में पड़ गई कि बाहर जाए या नहीं, क्योंकि कल रात भी सब लोग बहुत उदास थे और उससे ठीक से बात नहीं की थी। फिर उसने सारी बातें झटक दी और बाहर आ गई। बाहर हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उसे देखते ही सब एकदम चुप हो गए। अरे भाई, क्या हो गया? हमारी श्रेया को देखते ही सबके मुंह ऐसे क्यों बन गए? सतीश साहब बोले, मैंने कहा था ना कि कोई इन बातों को दिल पर मत लो। अब हर किसी की अपनी मर्जी होती है। अगर हम में से कोई किसी पर अपना फैसला थोपे तो वो भी ठीक नहीं। सहन करना सीखो। आइए ना श्रेया, हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। आपको भी अगर कुछ लेना है तो बताइए। अनुपमा ने मुस्कुराकर उससे बात शुरू की। फिर सब लोग उससे बातें करने लगे। सारा दिन यूं ही गुजर गया। सरला जी का रवैया भी उसके साथ अब ठीक ही था। किसी ने इस बात को दोबारा नहीं छेड़ा, बल्कि उल्टा उसे शॉपिंग के लिए मॉल भी लेकर गए। उसने मन ना होते हुए भी शादी के फंक्शन के लिए भारी कपड़े खरीद लिए थे। फिर अनुपमा ने उसे अपने साथ गोलगप्पे भी खिलाए। वो खाना तो नहीं चाहती थी, मगर गोलगप्पों का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसका गला भी थोड़ा सा खराब था और रात को बुखार में वो बेसुध सी पड़ी थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को आवाज दे सके। फिर खुद को संभालते हुए वो उठी और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। उसे पता था कि ये डॉक्टर का कमरा है तो दवाइयां जरूर होंगी। उसने मेडिसिन निकाल कर खानी शुरू की, लेकिन पानी वहां पर नहीं था।
वो फिर मुश्किल से उठी और चलती हुई बाहर आई, मगर सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। जग उसके हाथ से छुटक कर छन्न की आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट गया। वो खाली निगाहों से जमीन पर बिखरे कांच को देखती रही। उसका सिर घूम रहा था। उसने सिर पकड़कर अंधेरे को झटकने की कोशिश की, मगर आंखें बंद होती जा रही थीं। वो न आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हट पा रही थी, क्योंकि चारों तरफ कांच ही कांच फैला था और उसके पांव नंगे थे। उसे लग रहा था कि अब वो गिरकर सीढ़ियों से नीचे ही चली जाएगी। सहारा लेने के लिए उसने रेलिंग को पकड़ लिया। तभी अर्जुन, जो ऊपर गैलरी में सो रहा था, नीचे से कुछ टूटने की आवाज सुनकर भागता हुआ आया। सीढ़ियों के पास सिर थामे खड़ी श्रेया को देखकर वो एकदम से चौंक गया। श्रेया, आर यू ओके? अर्जुन ने उसे पुकारा तो वो जल्दी से उसका बाजू पकड़ते हुए सिर उसके कंधे पर रख गई। उसका शरीर बुखार में तप रहा था, जैसे कि आग में जल रहा हो। अर्जुन एकदम से घबरा गया। श्रेया, क्या हुआ तुम्हें? वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। श्रेया ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आवाज उसके गले से निकली ही नहीं। वो झट से उसे उठाकर कमरे में ले आया। इतना तेज बुखार था तो किसी को बताया क्यों नहीं? उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ खाया था तुमने? उसने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। अच्छा, तुम लेटो, मैं पानी लाता हूँ, फिर दवा खाकर आराम करो, अर्जुन ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसने उसे सहारा देकर बैठाया और दवा खिलाई। गला बहुत दुख रहा है, वो मुश्किल से बोली। अच्छा, अब आराम करो, सुबह मम्मी से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए काढ़ा बना दे। काढ़ा गले के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं खुद भी डॉक्टर होते हुए वही लेता हूँ, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसका सिर दबाने लगा। वो हैरानी से बस उसे देखती रह गई। कल तक जो इंसान उससे इतनी बेरुखी से बात करता था, आज वही उसके लिए इतनी फिक्र दिखा रहा था। दवा के असर से वो कब सो गई उसे खुद भी पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द से भारी लग रहा था और हल्की हल्की खांसी भी आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर आया। वो ट्रैक सूट में था, शायद अभी अभी एक्सरसाइज करके लौटा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसने पास आकर उसका माथा छूते हुए पूछा। बेहतर हूँ, वो धीरे से बोली। थोड़ी देर में घर के बाकी लोग भी एक एक करके उसका हाल चाल पूछने आए। सबके अपनापन और फिक्र देखकर उसे शर्म सी आने लगी। उसे अपने वो पुराने शब्द याद आने लगे जब उसने उनके लगाव को दिखावा कहा था। अर्जुन तो तैयार होकर हॉस्पिटल चला गया था, मगर दिन भर कोई न कोई उसके पास मौजूद रहा। किसी ने उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। सबकी देखभाल और ध्यान से शाम तक वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। बस सिर में थोड़ा सा दर्द रह गया था। अनुपमा ने उसे आराम करने के लिए कहा और बाहर चली गई, लेकिन श्रेया बोर हो रही थी तो वो भी उसके पीछे बाहर आ गई। बाहर सब लोग रात का खाना खाकर ग्रीन टी पी रहे थे। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो हमें बता दिया होता, कविता जी ने कहा। नहीं चाची, कमरे में रहकर बहुत ऊब गई थी, सोचा सबके बीच बैठती हूँ, श्रेया ने धीरे से कहा। आ जाओ बेटा, इधर बैठो, सरला जी ने अपने पास जगह बनाते हुए कहा। वो अपनी कनपटियों को हल्के से मसलते हुए सोफे से टिककर बैठ गई। अरे, तुम्हारे बाल कितने रूखे और पतले हो गए हैं, तेल नहीं लगाती क्या? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। नहीं, मैं विटामिन वगैरह लेती हूँ, बस इस बार थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, शायद इसलिए ऐसे हो गए हैं, श्रेया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अरे, विटामिन वगैरह ठीक है, पर जब तक बालों की जड़ों में तेल नहीं डालोगी तब तक बाल मजबूत कैसे होंगे? देखो, सबके बाल कितने घने और लंबे हैं। मैं तो घर पर ही तेल बनाती हूँ जड़ी बूटियां डालकर, उसी से सबके बाल इतने अच्छे हैं। बालों को भी खुराक चाहिए होती है, सरला जी ने प्यार से कहा। फिर आवाज लगाई, जा अनुपमा, जरा तेल ले आ, मैं इसकी मालिश करती हूँ। श्रेया मना करना चाहती थी, मगर सरला जी के स्नेह और अपनेपन के आगे कुछ कह नहीं पाई। सरला जी ने उसे अपने पास बिठाया और उसके सिर में तेल लगाकर चंपी शुरू की। धीरे धीरे उसका सिर हल्का होने लगा और पलकें बोझिल हो गईं। कुछ ही देर में वो सरला जी की गोद में सिर रखकर सो गई। सरला जी ने इशारे से सबको वहां से जाने को कहा। सब चुपचाप वहां से निकल गए। उन्होंने श्रेया को कुशन पर सीधा किया, अपनी शाल उड़ाई और कमरे से बाहर चली गईं। उधर अर्जुन थका हारा अभी अभी घर पहुंचा था।
जैसे ही वो अंदर आया और सोफे पर आराम करती श्रेया को देखा तो पल भर को ठिठक गया। अनुपमा पास ही बैठी अपने कॉलेज का काम कर रही थी। कैसी तबीयत है इसकी? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। जी अब काफी बेहतर हैं, अनुपमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बड़ी मम्मी ने इनके सिर की चंपी की थी, तभी सो गईं और अब तक सो रही हैं। पूरे 2 घंटे हो गए। अनुपमा बोली। बड़ी मम्मी ने मुझे कहा है कि मैं इसके पास बैठी रहूं। तुम जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, अर्जुन ने कहा। फिर वो धीरे धीरे उसे उठाकर कमरे की तरफ बढ़ा। किसी अजीब से एहसास से श्रेया की आंख खुली तो अर्जुन को देखकर वो सटपटा गई। अर्जुन ने कमरे में आकर उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटाया और उसके पास बैठकर माथे पर हाथ रखा। कैसी तबीयत है अब? उसने पूछा। जी ठीक हूँ, वो धीमे स्वर में बोली। अच्छा अब आराम करो, अर्जुन ने उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहा। फिर उठकर कपड़े बदलने चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आया, अपना तकिया उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। श्रेया उसे रोकना चाहती थी मगर शब्द उसके होंठों तक आकर रह गए। वो काफी देर तक करवटें बदलती रही लेकिन नींद नहीं आई, शायद इसलिए कि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी और दिल में एक अनजाना सा सन्नाटा भी था। वो कमरे से निकलकर कुछ खाने के इरादे से बाहर आई तो अचानक नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गईं। वो आज तक कभी ऊपर नहीं गई थी तो जिज्ञासा से भरी वो ऊपर का हिस्सा देखने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके से उसके बदन में हल्की सी कपकपी दौड़ गई। वहां एक गैलरी जैसी जगह थी जिसमें पलंग पर अर्जुन लेटा हुआ था, आंखों पर बाजू रखे, इतनी सर्दी में बिना कुछ ओढ़े हुए, पास में कंबल मुड़ा हुआ पड़ा था। वो धीरे से आगे बढ़ी और कंबल उठाकर उसे उड़ाने लगी। तभी उसका पैर अर्जुन के जूते में उलझ गया और वो सीधी जाकर उसके पास गिर पड़ी। अर्जुन की आंख अभी अभी लगी ही थी कि ये सब हुआ। वो झटके से जागा और श्रेया को थामते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चांद की हल्की रोशनी में वो उसके चेहरे को देख रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी सांसें तेज थीं। नीचे मेरा दम घुट रहा था, श्रेया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत रात है श्रेया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मेहमान हैं घर में, अर्जुन ने भारी आवाज में कहा। उसकी बातें और आवाज दोनों ही श्रेया के दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। मुझे भूख लगी थी। श्रेया के मुंह से ये शब्द सुन अर्जुन का मन उदास हो गया। अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद श्रेया उसके लिए आई है। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया और उठकर बैठ गया। जाओ यहाँ से, उसने ठंडे सख्त लहजे में कहा। श्रेया के होंठ कांप उठे। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, अपना दुपट्टा ठीक किया और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके जाते ही अर्जुन थकान से पलंग पर गिर पड़ा, माथा थाम लिया। उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। वो खुद को किसी तरह रोक पाया था मगर मन अब भी बेचैन था। उधर श्रेया जो हमेशा मोहब्बत का दिखावा मानती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन की वो नजदीकी उसे क्यों अच्छी लगी। शादी के दिन शुरू हो चुके थे। आज हल्दी की रस्म थी। सब लड़कियां पीले कपड़ों में सजी थीं और श्रेया ने भी पहली बार पारंपरिक पीला परिधान पहना था मगर उसे दुपट्टा ठीक से ओढ़ना नहीं आ रहा था और झुंझलाकर उसने दुपट्टा बस गले में डाल लिया। बाहर आई तो अर्जुन उसे देखकर ठिठक गया। वो शोल्डर कट कुर्ते में कमर तक आते बालों को आज बांधे एक सादे देसी रूप में दिल में उतर गई थी। नहीं अर्जुन, ये बस कुछ दिन के लिए यहाँ है और तुम्हारा रिश्ता भी इसके साथ कुछ दिन का ही है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था, जैसे दिल जिद पर उतर आया हो। निगाहें उसकी तरफ से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सफेद रंग के सूट में थी, गले में हल्का पीला दुपट्टा डाले हुए। वहां मौजूद हर लड़की की निगाहें उसी पर टिक गई थीं, यहाँ तक कि दिलीप की भी। कुछ देर बाद फंक्शन शुरू हुआ और सब लड़कियां शादी के गाने गाने लगीं। उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था मगर मजा बहुत आ रहा था। वो तालियां बजा बजा कर सबके साथ खूब हंस रही थी। बीच बीच में उसकी निगाहें अर्जुन को ढूंढ रही थीं, जो अचानक कहीं गायब हो गया था। थोड़ी देर बाद लोग कपल डांस करने लगे। उसे भी अनुपमा ने सिखाया था। सब लड़कियां अपने अपने पार्टनर के साथ लगी हुई थीं। जिसे कोई लड़का पार्टनर नहीं मिला वो तो दूसरी लड़की के साथ ही नाचने लगी। वो भी अनुपमा के साथ डांस कर रही थी। अचानक सामने से अर्जुन आ गया। तब अनुपमा की दोस्त रिया झट से अर्जुन की ओर बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं ले आई। प्लीज, अगर बुरा ना मानो तो मुझे अर्जुन के साथ ही डांस करना है, रिया ने मुस्कुराकर कहा। उसने होंठ भींचे, कुछ नहीं बोली, बस
चुपचाप साइड में जाकर तालियां बजाने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में हल्की सी उदासी तैर गई थी, जैसे कोई अपना कुछ खो बैठा हो और फिर भी जताना न चाहता हो। रिया डांडिया खेलते हुए लगातार अर्जुन से कुछ न कुछ बातें कर रही थी और वो मुस्कुराकर उसे सुन रहा था। श्रेया को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल में धीरे से एक चुभन रख दी हो। अरे अनुपमा, बात करो ना अपनी ताई से, मेरी रिया के लिए। पहले तो तुम्हारा बहाना यही था कि उसकी सगाई हो चुकी है, अब तो वो बात भी खत्म हो गई है। अब तो अर्जुन का रिश्ता मेरी बेटी से पक्का करवा दो, वो वैसे भी अर्जुन को बहुत पसंद करती है। रिया की माँ की आवाज उसके कानों से टकराई तो उसे लगा जैसे किसी ने जले में नमक डाल दिया हो। अरे आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने बात की है ताई से, और वैसे भी ताई तो अब खुद भी यही चाहती हैं, क्योंकि रिया भी डॉक्टर बन रही है और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनते ही श्रेया एक झटके से उठी और तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। उसका पूरा अस्तित्व जैसे भीतर से जल उठा था। उसे समझ नहीं आया कि आंखों से बहते हुए आंसू कब उसके गालों को भिगो गए। कमरे में पहुंचते ही वो बेड पर औंधे मुंह गिर गई और खुद को रोक ना सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। उधर अर्जुन ने डांस करते हुए एक निगाह उसके चेहरे पर डाली, जो अब तक उसका सुकून हुआ करता था, पर इस वक्त उसकी आंखों में टूटन साफ झलक रही थी। वो कुछ पल को ठिठका, मगर फिर खुद को संभालते हुए उसे नजरअंदाज कर गया। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। रिया उसकी स्टूडेंट थी, अर्जुन एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और वहीं से दोनों की जान पहचान शुरू हुई थी। रिया होशियार, समझदार और बातों में नरम थी। शायद इसी वजह से घरवाले अब उसे अर्जुन के लिए सबसे बेहतर मानने लगे थे। मगर किसी को क्या पता था कि उसी भीड़ के बीच एक दिल था जो बिना कहे ही बिखर गया था। इसलिए दोनों के बीच बातचीत भी बस औपचारिक सी थी, कोई अपनापन नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। फिर अचानक वो उठकर अंदर की ओर बढ़ गई तो अर्जुन ने भी डांस छोड़ दिया और सतीश साहब की तरफ बढ़ गया, जो उसे आवाज दे रहे थे। मेहमानों को खाना वाना खिलाकर सब इंतजाम निपटा कर जब वो अपने कमरे में आया तो बेड पर औंधे मुंह चेहरा छुपाए लेटी हुई उस दुश्मन सी दिखने वाली जान को देखा। एक गहरी सांस भरते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खुलने की खट की आवाज पर उसने धीरे से आंखें खोली। देखा कि अर्जुन कपड़े निकालकर पलट रहा था। वो उठकर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी चूड़ियां उतारने लगी। अंदाज उसके चेहरे से ही झलक रहा था कि वो बुरी तरह टूटी हुई है। इतने में एक चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई। वो बेख्याली में सिसकारी भर गई। उसकी सिसकारी सुनकर अर्जुन पलटा, कपड़े बेड पर रखे और तेजी से उसके पास आया। ये क्या कर रही हो पागल लड़की? वो झुककर बोला। हाथ जख्मी कर लिया तुमने? उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर उसने झटक दिया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देख अर्जुन एक पल के लिए ठहर गया, फिर बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी निकाली और उसकी कलाई साफ करने लगा। आंसू टप टप करके अर्जुन के हाथ पर गिरने लगे। वो बेचैन सा होकर उसे देखने लगा। वो पूरी तरह से हिचकियों के साथ रो रही थी। रिलैक्स रहो, इतना बड़ा जख्म नहीं है, उसने नरमी से कहा। बैंडेज कर दूंगा तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके शब्द जैसे हवा में खो गए। वो और जोर से रो पड़ी, जैसे अब तक दबा हुआ सारा दर्द, सारा अपमान एक साथ बाहर निकल आया हो। रिलैक्स रहो, क्या हो गया है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? अर्जुन परेशान सा होकर उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए बोला। उसके इस केयरिंग अंदाज में जैसे श्रेया के दिल पर कोई ठंडी लहर उतर आई। वो बेख्याली में उसके गले से आ लगी। अर्जुन एक पल को जड़ हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। जब वो अच्छे से रो चुकी तो धीरे धीरे पीछे हट गई। मुझे भूख लगी है, वो धीमे से बोली, नाक सुड़कते हुए। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं कपड़े बदल लूं, फिर खाना लेकर आता हूँ। उसने उसके बालों को हल्के से थपथपाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में आए। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाता हूँ, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं आपकी मदद कर देती हूँ ना, वो फौरन बोली। अर्जुन मुस्कुरा दिया। हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाते, और वैसे भी तुम तो अगले हफ्ते चली जाओगी, अब तुमसे काम करवाना अच्छा नहीं लगेगा। उसके इस हल्के फुल्के लहजे में छिपे मेहमान वाले शब्द ने जैसे श्रेया के दिल पर चोट कर दी। उसे एकदम से अजीब सी कसक हुई, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच गया हो।
दूर जाने का ख्याल ही उसके दिल को सिकोड़े जा रहा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और उसे देखने लगी, जो बड़ी सफाई और लगन से खाना गर्म कर रहा था, ट्रे में रख रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन खाना लेकर आया, ट्रे उसके सामने रखी और खुद उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो उसे देखती रह गई। सामने बस एक साधारण सा खाना था, लेकिन उस पल में उसके लिए वही पूरी दुनिया बन गया था। मम्मी तो बताया करती हैं कि उत्तर भारतीय लड़के बहुत लेजी होते हैं, वो मुस्कुराकर बोली। पहले माँ सब काम करती हैं, फिर बाद में बीबियाँ, लेकिन आप तो ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं और यहाँ तक कि मेरी भी इतनी केयर करते हैं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया। यही तो मोहब्बत होती है। मेरी माँ भी करती है, बीवियाँ भी करती हैं और माँ ये सब लोग अपनी खुशी से काम करते हैं, किसी को कोई मजबूर नहीं करता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही हों। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, मेरी माँ और चाचियाँ सबको शौक है घर का काम करने का। उन्हें अच्छा लगता है जब घर के लोग खुश होते हैं। बचपन से देखा है कि माँ जब तक सबको खाना नहीं खिला देती, खुद नहीं खाती थी। अगर कोई घर नहीं आता तो उसका इंतजार करती हैं। अब भी वही रूटीन है, पर वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदल गया है। मैंने कई बार कहा कि जब मैं लेट हो जाऊं तो आप सो जाया करें, मगर वो कोशिश यही करती हैं कि मेरे आने तक जागी रहें, फिर खुद ही मेरे लिए सब कुछ कर लेती हैं। लेकिन जब वो सो रही होती हैं ना, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता, अपना काम खुद कर लेता हूँ। इतने साल यूरोप में रहा हूँ स्पेशलाइजेशन के लिए, उसने सहज लहजे में कहा, तो खुद से काम करने की आदत पड़ गई, वरना पहले तो खाना भी मेरी माँ के हाथों से ही खिलाती थी। वो पढ़ाई में इतना डूबा रहता था कि खाने का होश ही नहीं रहता था। वो शायद खुद भी नहीं जानता था कि इतनी बातें उसे क्यों बता रहा है। वो उसे ध्यान से सुन रही थी, आंखों में हल्की सी चमक और चेहरे पर गहरी दिलचस्पी थी। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया कि अपना काम खुद करो, उसने कहा। मॉम डैड भी अपने अपने काम खुद ही करते थे। बाद में एक नौकरानी रख ली थी जो घर संभालती थी, लेकिन यहाँ जैसे सबने मेरा ख्याल रखा जब मुझे बुखार था, वो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो मुस्कुराई। तो ये खास मेरे लिए था या सबके लिए? अर्जुन हल्के से हंसा। यहाँ कोई भी बीमार पड़ता है ना, तो सब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मेरी फैमिली ऐसी ही है, जैसी दिख रही है वैसी ही है। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। थोड़ी देर रुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सबको बहुत बुरा लगा जब तुमने कहा कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर सबने सोचा और मैंने भी सोचा। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई, मगर उस खामोशी में पहली बार समझदारी और एहसास की एक नई शुरुआत महसूस हो रही थी। मेरे ख्याल में हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, अर्जुन शांत लहजे में बोला। मैं भी तो शुरू में इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे लगता था कि ये नाइंसाफी है, हमसे हमारी पसंद पूछी ही नहीं गई। इसीलिए मुझे लगता है अलग हो जाना ही बेहतर है। हम दोनों अपनी अपनी पसंद के साथी चुन सकते हैं। उसके इत्मीनान भरे शब्दों ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। थोड़ी देर चुप रहकर उसने धीमे से पूछा, क्या आपकी लाइफ में कोई और है? अर्जुन मुस्कुराया। है तो नहीं, लेकिन बहुत सी हैं जो शामिल होना चाहती हैं। तो लगता है किसी न किसी को तो चांस देना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर हंसते हुए बोला, वैसे मेरे हिसाब से अनुपमा की दोस्त बहुत अच्छी है। मेरी स्टूडेंट है, वो बहुत होशियार लड़की है। डॉक्टर बनेगी वो भी, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो लगता है हमारी जोड़ी ठीक रहेगी। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसके अंदर कुछ टूट गया। वो चुपचाप खाना खाती रही, बाहर से बिल्कुल सामान्य, पर भीतर से जैसे कोई तूफान उठ गया हो। हर निवाला जैसे गले से उतर ही नहीं रहा था। खाना खत्म कर वो अपने कमरे में आई और लेट गई, मगर नींद कहाँ थी। उसके दिल में बेचैनी सी उठ रही थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। वो उठी, शॉल ओढ़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। ऊपर पहुंची तो देखा अर्जुन पलंग पर बैठा कॉफी पी रहा था। अरे क्या हुआ, ऊपर क्यों आ गई तुम? उसने हैरानी से पूछा। वो हल्के से मुस्कुराई। दरअसल नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपके पास थोड़ी देर बैठ जाऊं। बिल्कुल, अर्जुन ने कहा और अपने पास जगह बनाते हुए बोला, आओ बैठो। वो हल्की झिझक के साथ उसके पास आकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ रही थी, जैसे सर्दी कम कर रही हो या शायद अपने भीतर की घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही हो।
साल ओढ़ने के बावजूद उसे बहुत ठंड लग रही थी। ठंडी हवा उसके गालों से टकरा रही थी और वो सोच रही थी, अर्जुन इतने दिनों से इसी छत पर इतनी सर्दी में कैसे सो लेता है। आप चाहें तो कमरे में जाकर सो सकते हैं, उसने कुछ देर बाद धीमे से कहा। अर्जुन ने मोबाइल से नजरें उठाई, थोड़ा चौंका। अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती और वैसे भी मैं इसका आदी हूँ, वो सहज लहजे में बोला और फिर मोबाइल पर नजरें झुका ली। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्के से बोली, आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरा यहाँ होना? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उसने होंठ भींचते हुए कहा। वो हल्के से मुस्कुराया। मुझे लगता है हमारे बीच अब सारी बातें हो चुकी हैं। नीचे भी काफी बात कर ली हमने, अब कुछ खास बाकी नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, नो प्रॉब्लम। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, पहले भी मैंने ही आपसे सवाल किए थे और तब भी आपने सिर्फ जवाब दिए थे। आपने कभी खुद कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं ये रिश्ता खत्म क्यों करना चाहती हूँ। उसके लहजे में शिकायत थी और आंखों में वो दर्द जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अर्जुन ने मोबाइल साइड में रखा और पूरी तरह से उसकी तरफ मुखातिब हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, सवाल करना चाहता था पर लगा अब मेरा वो हक नहीं रहा, और जहां तक मुझे याद है मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनी पसंद का पूरा अधिकार है। फिर उसने हल्की सांस भरते हुए जोड़ा, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। उसके लहजे में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक हल्का सा दर्द था, जैसे किसी ने धीरे से कुछ छीन लिया हो और वो उसे वापस मांगने की हिम्मत भी ना रखता हो। वो बड़ी संजीदगी से बोला था और उससे पहले कि श्रेया उसे ये बात बता पाती कि उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है, तभी अचानक रिया की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अरे वाह, आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप लोगों का रिश्ता खत्म होने वाला है। रिया ने पास आकर थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, पर उसकी नजरें अजीब सी थीं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है रिया, अगर तुम यहाँ होती तो तुमसे भी बातें करता। वो इत्मीनान से बोल गया, लेकिन उसके लहजे ने श्रेया को शॉक्ड कर दिया। वो बस एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चुभन सी छोड़ दी थी। उसे बहुत बुरा लगा कि अर्जुन ने रिया और उसे एक बराबर में खड़ा कर दिया। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, वो धीमे से बोली और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब उसने पलटकर देखा तो रिया बड़ी नजाकत से हाथ में कप लिए कॉफी पी रही थी और अर्जुन वहीं बैठा था, जैसे उसे उसकी परवाह ही ना हो। श्रेया ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए सिर झुका लिया और नीचे चली गई। कमरे में आकर जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे बिस्तर पर किसी ने कांटों का बिछौना डाल दिया हो। हर करवट बेचैनी थी, कोई सुकून नहीं। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस वक्त उसका मंगेतर किसी और औरत के साथ बैठा बातें कर रहा है। वो करवटें बदलती रही, आंखें बंद की, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। अगले दिन मेहंदी की रस्म होटल में रखी गई थी। श्रेया ने मल्टी कलर लहंगे के साथ शॉपिंग पिंक कुर्ती पहन रखी थी और उसके माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और खुले बाल उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। वो बिल्कुल किसी दुल्हन की सहेली जैसी लग रही थी, सादगी में भी बहुत हसीन। कुछ देर बाद वो सबके साथ होटल के लिए रवाना हो गई। अर्जुन तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। जैसे ही श्रेया होटल में दाखिल हुई, उसकी निगाहें बेचैनी से बस एक ही शख्स को ढूंढ रही थीं, अर्जुन को। थोड़ी देर बाद वो होटल के मैनेजर के साथ अंदर आता दिखा। उसके चेहरे की रौनक, उसका आत्मविश्वास और उस सफेद शर्ट में उसकी पर्सनैलिटी पूरे फंक्शन की जान लग रहा था। वो हर लड़की की नजरें उसी की तरफ थीं। श्रेया ने कदम बढ़ाए, वो उसकी तरफ जा ही रही थी कि अचानक रिया न जाने कहां से आ टपकी और अर्जुन की बाह पकड़कर उसे साइड में ले गई। श्रेया ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई, चेहरा लाल, आंखों में हल्की जलन और दिल में भारीपन। रिया ने अर्जुन को कुछ कपड़े पकड़ाए तो वो उन्हें लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो सफेद कुर्ते पैजामे में और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। श्रेया की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे उसे देखे बिना उसका दिल चैन ही नहीं पा रहा हो। उधर रिया हंसते हुए उसे वेस्ट कोट पहनाने लगी। दोनों के बीच की वो बेफिक्री, वो नजदीकी श्रेया को भीतर तक खल गई। उसका मन हुआ कि बस किसी तरह उस लड़की को वहां से भगा दे। पता नहीं क्यों, पर उसे रिया आज बहुत जहर सी लग रही थी। गुस्से से भरी वो जाकर एक कोने की टेबल पर बैठ गई। फंक्शन में सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन श्रेया वहीं चुपचाप बैठी रही,
न उसने किसी को बुलाया, न किसी ने उसे साथ आने को कहा, क्योंकि सब जानते थे कि श्रेया ऐसी महफिलों की आदी नहीं है। और शायद कोई ये भी जानता था कि वो बस एक इंसान को देख रही है जो अब उसका होकर भी उसका नहीं रहा। मगर इस बार श्रेया सच में दिल से चाहती थी कि कोई तो उसे बुलाए, कहे कि वो सबके साथ आए, थोड़ा हंसे, थोड़ा मस्ती करे। पर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग अब उससे ऐसे बात करते थे जैसे कोई पराया इंसान हो, बहुत संभल कर, बहुत रुक रुक कर, ताकि उसे बुरा न लग जाए। और अजीब बात तो यही थी कि उसे अब यही चीजें बुरी लगने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे गलत समझ रहा है। उसकी आंखें कई बार नम हुईं, पर उसने बार बार आंसू रोक लिए, लेकिन अंदर से वो टूटती ही जा रही थी। उसका मन हुआ कि वहां से उठे और कहीं दूर चली जाए, जहां कोई उसे देख भी ना सके। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने एक वेटर से वॉशरूम का रास्ता पूछा और वहां चली गई। वॉशरूम में पहुंचकर उसने वॉश बेसिन पर झुककर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, पर आंसू जो इतनी देर से रुके हुए थे, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो वहीं एक कोने में बैठ गई, खुद में सिमट कर, जैसे अपना दर्द खुद से ही छुपा रही हो। काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर किसी तरह खुद को संभाल कर बाहर निकली तो सामने एक छोटी सी टेरेस जैसी जगह दिखी। वो वहां जाकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद आधा बादलों में छिपा था, जैसे उसकी हालत भी वैसी ही हो, आधी रोशनी में, आधे अंधेरे में। वो न जाने कितनी देर वहां खड़ी रही, चांद को देखती रही, अपने आंसू पोंछती रही। जब आखिरकार वो वापस हॉल में आई तो देखकर हैरान रह गई। वहां कोई नहीं था, सारे मेहमान जा चुके थे। उसे याद आया कि जब वो वॉशरूम में गई थी तभी फंक्शन लगभग खत्म होने वाला था। उसका दिल धक से रह गया, सब उसे छोड़कर चले गए थे। वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई, हिचकियां ले लेकर रोने लगी। उसका मोबाइल भी आज घर पर ही रह गया था। उसे तो इस शहर के रास्तों तक का ठीक से पता नहीं था। अब वो अकेली थी, भीड़ में सबसे ज्यादा अकेली। मेहमानों के चले जाने के बाद अर्जुन मैनेजर से कल के फंक्शन के बारे में कुछ बातें करने के लिए रुका हुआ था। वो वहीं बैठा स्टेज के डेकोरेशन पर बातें कर रहा था और वक्त भी काफी गुजर गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकल रहा था हॉल से गुजरते हुए, तभी उसकी नजर श्रेया पर पड़ी। वो एक टेबल पर सिर रखकर रो रही थी। अर्जुन वहां जाकर चौंक गया और उसे हैरानी से पुकारा। श्रेया झटके से सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसकी आंखें नम और हिचकियां अभी भी थीं। फिर अचानक वो उठी और अर्जुन के गले लग गई, हिचकियों से रोने लगी। अर्जुन वहीं खड़ा शॉक्ड और जड़ हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि बीच में से हवा भी मुश्किल से गुजर रही थी। रिलैक्स रहो, उसने धीरे धीरे कहा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से उसे खुद से थोड़ा अलग किया। सब लोग मुझे भूल कर चले गए, श्रेया हिचकियों के बीच बोली। किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। उन्हें लगता होगा कि तुम शायद चली गई हो, इसीलिए ऐसा हुआ, वरना वे ऐसा क्यों करेंगे? श्रेया ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबाए रखा, हिचकियां लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मगर मैं बहुत डर गई थी। अर्जुन ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, अच्छा बस, खाना खाया? श्रेया ने ना में सिर हिलाया और धीरे धीरे जवाब दिया, क्यों, दिल नहीं कर रहा था? वो दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की मौजूदगी में थोड़ा सुकून महसूस करते हुए, और धीरे धीरे श्रेया की हिचकियां भी कम होने लगीं। हम चलें, बाहर कहीं खाना खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं, अर्जुन ने कहा और उसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ गया। दोनों ने बाहर जाकर खाना खाया और घर लौटे तो काफी देर हो गई थी। घर पहुंचकर अर्जुन ने कपड़े बदले और कॉफी बनाने चला गया। श्रेया भी अपने कपड़े बदलने लगी। कुछ देर बाद जब अर्जुन वापस आया तो हाथ में भाप उठाते हुए कॉफी के मग थे। थैंक यू, इसकी बहुत तलब हो रही थी। श्रेया मुस्कुराई। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों के बीच खामोशी छा गई। श्रेया अपने दिल की बात कहना चाह रही थी, मगर लबों पर शब्द ही नहीं आ रहे थे। वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती है, अब उसके साथ वो रहना चाहती है। उसे अर्जुन का साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल की ये बात जुबान पर नहीं आ रही थी। हालांकि श्रेया एक भरोसेमंद और ईमानदार लड़की थी। कॉफी पीने के बाद अर्जुन सोने के लिए ऊपर चला गया और श्रेया भी सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर काफी दिनों के बाद अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने दिल की सारी बातें लिख डाली। सोने से पहले उसने मन में ठान लिया कि कल वो अर्जुन को बिना झिझक अपने दिल की सारी बातें बताएगी, मगर अगले दिन
बारात की व्यवस्था के कारण उसकी ये बातचीत नहीं हो पाई। रिसेप्शन के दिन श्रेया ने लाइट स्किन कलर की गाउन पहनी। आज उसने मन में ठान लिया था कि वो अपनी सास सरला जी से अपने दिल की बातें कहेगी, लेकिन अर्जुन कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद सरला जी उठकर स्टेज की तरफ बढ़ी और उनके साथ साथ कुछ और लोग भी खड़े हो गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ रिसेप्शन के साथ साथ एक और खास अवसर मनाया जाने वाला है। सरला जी ने सबको संबोधित किया। श्रेया की निगाहें लगातार अर्जुन की तरफ थीं, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। आज वो अपनी भावनाओं को खुलकर कहने का पूरा इरादा बना चुकी थी। मेरे बेटे अर्जुन की शादी के हिसाब से 1 महीने बाद आप लोगों को फिर से यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन अभी इस वक्त मेरे बेटे की मंगनी रिया के साथ है। रिया बेटा ऊपर आओ, सरला जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। श्रेया पर जैसे अचानक आसमान टूट पड़ा। सास के चेहरे से लग रहा था कि वह सब कुछ जानती हैं और श्रेया से पूछकर ही कुछ कर रही हैं। श्रेया के गले में जैसे आंसुओं का गोला बन गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही ताकि उसकी आंखों की नमी किसी को दिखाई ना दे। फिर उसने चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान सजाई और स्टेज पर आई, जहां सरला जी सबसे मुबारकबाद ले रही थीं। जब श्रेया आई तो रिया ने जल्दी से अर्जुन का बाजू पकड़कर उसे नजरों से छू लिया। श्रेया ने अपने दिल की धड़कनों को दबाते हुए चेहरे पर मुस्कान रखकर सभी को मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद श्रेया ड्राइवर के साथ घर से निकल आई। घर पहुंचते ही उसने अपनी कल सुबह की फ्लाइट की टिकट कंफर्म करवाई और बैग में कपड़े रखे। अगली सुबह 10 बजे उसकी फ्लाइट थी, इसलिए वो जल्दी लेट गई। सुबह 9 बजे उठकर श्रेया फ्रेश हुई, कपड़े बदले और अपनी अटैची उठाकर बाहर आई। लॉबी में सब लोग बैठे गप्पे मार रहे थे। उसके आते ही सभी चौंक गए। अरे कहाँ जा रही हो? सरला जी ने पूछा। आंटी मेरी फ्लाइट 11 बजे है, बस वापस जा रही हूँ। श्रेया ने चेहरे पर हल्की मुस्कान सजाई। सब एक पल के लिए चुप हो गए। अर्जुन का दिल डूब सा गया। एक उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इसका असली जिम्मेदार वही है जिसने अपनी माँ की खुशी के लिए कल ना चाहते हुए रिया से मंगनी का फैसला किया था। अरे ऐसे कैसे जा रही हो? अभी तो अर्जुन की और मेरी शादी है ना? रिया ने तेज लहजे में कहा। सबके चेहरे पर अचानक नाराजगी उभर आई। बहुत अच्छी बात याद दिला दी तुमने, किसी ने भीतर ही भीतर कहा और माहौल में खामोशी फैल गई। श्रेया बस धीमे से मुस्कुराती रही, अपने दिल में हल्की बेचैनी और गहरी राहत के साथ। उसने जाने से पहले खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो, वो अपनी भावनाओं में ईमानदार रहेगी। श्रेया चेहरे पर मुस्कान सजाए लेकिन तल्ख लहजे में बोली। फिर सबके साथ बारी बारी मिलकर उसने धीरे धीरे बाहर जाने का रास्ता लिया। श्रेया ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पहुंची और जैसे ही वो प्लेन में बैठी, उसका दिल मानो फटने ही वाला था। कितनी मुश्किल से उसने ये सफर तय किया था, ये सिर्फ वो खुद जानती थी। एयरपोर्ट पर दिलीप पहले ही उसे लेने के लिए मौजूद थे। उन्हें देखते ही श्रेया की आंखों में जमा आंसू बाहर आ गए। वो दिलीप जी के सीने से लगकर तड़प तड़प कर रोने लगी। दिलीप जी उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। क्या हुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? उन्होंने उसके आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे पूछा, मगर श्रेया लगातार रो रही थी। बताओ ना मेरी जान, क्या हुआ है? मेरा दिल दहल रहा है, दिलीप जी ने प्यार भरे लहजे में कहा। श्रेया ने आंसू पोंछते हुए हल्की दूरी बनाई और बोली, कुछ नहीं, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए। आपको देखते ही आंसू निकल आए। चेहरे पर मुश्किल से मुस्कान बनाए हुए दिलीप जी ने उसके झूठ को गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरा रास्ता श्रेया खामोशी से विंडो से बाहर देखती रही, अपने मन में हर बात सोचती रही। घर पहुंचते ही उसने जल्दी से हल्का खाना खाया, फिर सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बेड पर लेटते ही उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। दिल चाहता था कि वह चिल्ला चिल्ला कर रोए, अपने भीतर जमा हर दर्द बाहर निकाल दे, लेकिन श्रेया बस चुपचाप खुद को थामे रही, आंसू और भावनाओं को अपने अंदर दबाए हुए रात के अंधेरे में अकेली अपने ख्यालों में डूबी। मगर श्रेया ने खुद पर काबू किया और सोने की कोशिश करने लगी। आधी रात को अर्जुन कमरे में आया तो जैसे पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी की खुशबू ही फैल गई हो। वो धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा और बैठ गया, हाथ से बेड पर अपने बिस्तर और तकिए पर महसूस कर रहा था, मानो श्रेया की मौजूदगी को छू रहा हो। उसने तकिए पर पड़ा हुआ उसका स्कार्फ उठाकर अपने चेहरे के पास लगाया। मेरा दिल गलत था, मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। आज सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, वरना आंखों से ही दिल की बातें निकलती। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा। आने वाले दिनों में वो जैसे हंसना ही भूल गया था। सब लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे। शादी में अब बस 10 दिन बाकी हैं बेटा,
कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ। सरला जी ने जब अर्जुन को घर लौटते हुए देखा तो उसे आड़े हाथों लिया। अर्जुन ने बेबस होते हुए कहा, माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं इसे खुश नहीं रख पाऊंगा। आपने जबरदस्ती ये रिश्ता तय कर दिया और अब अचानक से शादी में निभाने की स्थिति में मुझे डाल दिया। मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है माँ। प्लीज अभी के लिए इसे रोक दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंगनी तोड़ दें, बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे कि मैं खुद को संभाल सकूं, अपने दिल से श्रेया को निकाल सकूं। आपने मुझे अपनी मोहब्बत का शौक मनाने का वक्त तक नहीं दिया। मेरा दिल जैसे फटने ही वाला है। मैं रिया को दुख नहीं देना चाहता। प्लीज आप ही समझ जाएं। वो बेबसी से बोल रहा था। सतीश साहब ने उसकी तरफ देखा और अपनी पत्नी सरला जी को देखा, जो इस बार अपनी जिद पर अड़ी गई थीं। मुकम्मल बेबसी और पारिवारिक दबाव के बीच अर्जुन का दिल टूटता ही जा रहा था और कोई भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हम किसी लड़की की जिंदगी इस तरह खराब नहीं कर सकते। हमारी भी बेटियां हैं। अगर आपके बेटे ने इसी सिचुएशन में रिया को दुख दे दिया तो फिर आप क्या करेंगी? सतीश साहब ने आगे कहा, वो संभाल लेगी इसे। और अब उस बेवफा लड़की की वजह से मैं अपने बेटे अर्जुन को इस तरह जलते भटकते देखूं? मैं तभी इस रिश्ते के खिलाफ थी। बहुत रोना डाला मैंने कि मत होने दो ये सब, क्योंकि सरिता कभी भी इस रिश्ते को नहीं रहने देगी। और वही बात तो हुई ना, देख लो, उसने साबित कर दिया कि वो उसी की बेटी है। इतनी खुदगर्ज। हम लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, हमारा प्यार भी उसे बदल नहीं सका। शादी के अगले दिन ही ना हमें कुछ बताया, ना जाने क्या सोचकर बस हमें आगाह कर दिया कि बस जा रही हूँ। सरला जी ने तल्ख लहजे में बोलती ही चली गईं। अर्जुन चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर पलट रहा था कि उसकी नजरें कमरे के साइड पर रखी हुई श्रेया की एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। जब उसने आखिर में लिखा हुआ पढ़ा तो जैसे कि उसकी सांसें ही थम गईं। प्यारी डायरी, मुझे लगा था कि मैं आज अर्जुन से अपने दिल की बात कह दूंगी, मगर वो तो जैसे राजी थे उस बात से कि मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं और वो आगे बढ़े। मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वो रिया से मोहब्बत करते हैं। मैं अनजाने में उसे दिल में बसा बैठी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो किसी और के बन चुके हैं। अर्जुन की आंखों के सामने सब सच उजागर हो गया। दिल में बेचैनी, गुस्सा और प्यार के मिला जुला तूफान था। वो समझ गया कि श्रेया ने कितनी मजबूरी और दर्द में ये सब लिखा था और उसी दर्द की वजह से वो अब खुद भी टूट रहा था। अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपने प्यार को किसी और का बनते हुए नहीं देख सकती। अर्जुन जैसे जैसे श्रेया की डायरी पढ़ता गया, उसका दिल खुशी और उत्साह से पागल हो रहा था। वो डायरी उठाकर भागता हुआ बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सबको बुलाने के लिए। माँ, वो मुझसे प्यार करती थी और बहुत ज्यादा करती थी। मैं समझ नहीं पाया। मेरा दिल कह रहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, मगर पता नहीं ये सब इतनी जल्दी क्यों हुआ। अगर उस दिन रिया की मंगनी नहीं होती तो वो मुझसे इजहार करती। अर्जुन एक्साइटमेंट में बोलते हुए सरला जी के कंधों को थामे खड़ा था। मुझे जाना है उसके पास। मैं जाऊं ना माँ? उसके लहजे में खुशी की खनक थी और चेहरे पर उत्साह से भरी मुस्कान। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, सोचते हुए कि अब सरला जी क्या कहेंगी और रिया का क्या रुख होगा। उसके दिल ने सुकून की सांस ली जब अनुपमा ने अपने साधारण लेकिन भरोसेमंद अंदाज में कहा, अरे ताई, मैं समझा लूंगी उसे। मैं तो पहले इस बात के खिलाफ थी कि इतनी जल्दी मंगनी नहीं होनी चाहिए, मगर आपको और उन लोगों को जल्दी थी। खैर, रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। मैं रिया को समझाऊंगी। अर्जुन जल्दी से अनुपमा के गले लग गया और भावुक होकर बोला, थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच। अच्छा बस बस भाई, अब रुलाएगा क्या? जल्दी से तैयारी करो और हमारी भाभी को वापस लेकर आओ। ये पल खुशी, राहत और उम्मीद से भरा था। अर्जुन का दिल अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था और सब जानते थे कि आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने वाला था, मगर अब उनके बीच की सच्चाई और मोहब्बत को कोई रोक नहीं सकता था। अर्जुन ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, मैं जाऊं माँ? वो मुड़कर सरला जी की तरफ देखता, जो चुपचाप खड़ी थी। सरला जी ने अपने बेटे अर्जुन को देखा तो दिल के इनकार और बेचैनी के बावजूद उनका हृदय हल्का सा हिला। अर्जुन के गले लग गया। अगले दिन सुबह उसकी लंदन की फ्लाइट थी। अर्जुन पहले ही दिलीप जी को सारी बात बता चुका था। आने वाले वक्त को सोचते हुए वो बहुत खुश था। दिलीप जी ने जब सरिता जी को ये बात बताई
तो वो निगाहें नीची कर उन्हें घूरने लगी। मैं अपनी बेटी को वहां हरगिज नहीं भेजूंगी। देखा ना उसकी क्या हालत हो गई है। उस दिन से न कुछ ठीक से खाती है न पीती है। वो तपती आवाज में बोले, तुम्हें नजर नहीं आती या फिर तुम सिर्फ अनजान बनती हो? शर्म कर लो। अपनी बेटी की खातिर मान जाओ, उसकी खुशी के लिए मान जाओ। मुझे तो जिंदगी भर तुमने कोई खुशी नहीं दी। मेरे देश से मुझे अलग रखा, मैंने सब सहा, मगर अब की बार मैं अपनी बेटी की खुशी में तुम्हें रुकावट नहीं बनने दूंगा। सरिता जी तड़कते लहजे में बोली, आपको लगता है मैं उसकी दुश्मन हूँ? तो और उसे क्या कहते हैं? ये दुश्मनी ही तो है कि तुम अपनी बेटी की खुशियों को खुद निगल रही हो। वो पल भावनाओं से भरा था। श्रेया की खुशी, अर्जुन की राहत और सरिता जी की मजबूरी, सब कुछ एक साथ झलक रहा था। हर किसी के दिल में हलचल थी, मगर अब सब जानते थे कि कोई भी रुकावट श्रेया और अर्जुन की खुशियों को रोक नहीं सकती। सिर्फ एक बार अपनी आंखों से ये नफरत की पट्टी उतार कर देखो। उनकी फैमिली ने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है तो बताओ? दिलीप जी ने गंभीर लहजे में कहा। उसके दिल में जो जगह बनी है ना, ये चंद दिन वहां रहने की वजह से ही थी। मैं जानता हूँ उन सब ने तुम्हारी बेटी की नफरत के बावजूद भी उसे मोहब्बत दी, और यही चीज ने तुम्हारी बेटी को बदल दिया है। मगर तुम नहीं बदली, पर शायद मेरे जाने के बाद जरूर बदल जाओगी, जब तुम्हारा कोई अपना नहीं रहेगा। सरिता जी तड़प उठी। वो चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं जानता हूँ कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुमने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं तुमसे इस तरह से बात करूँ। खैर छोड़ो ये सब बातें और अपने दामाद के आने की तैयारी करो। कल वो सरप्राइज देने आ रहा है तुम्हारी बेटी को, और फिर उसके बाद अपनी बेटी के चेहरे की खुशी देखकर तुम्हें जो फैसला करना है तुम कर सकती हो। दिलीप जी ने कहा और फिर उठकर चले गए। अगले दिन दिलीप जी ने अर्जुन को एयरपोर्ट से पिक किया और जिस जगह श्रेया काम करती थी वहां छोड़ दिया। वो वहां से श्रेया को प्रपोज करने के लिए कई बलून्स बनवाकर हॉस्पिटल के ठीक नीचे खड़ा हो गया। उस वक्त श्रेया अपने डॉक्टर साथियों के सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी कि अचानक से बाहर हलचल मच गई। सब लोग खिड़की की तरफ कुछ देख रहे थे। श्रेया घबराकर बोली, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आप सबका ध्यान कहाँ है? अमित सर को पता चला तो गुस्सा आएगा, उसने डांटते हुए कहा। लेकिन लोग मुस्कुराते हुए वहां खड़े सभी आपस में बात करने लगे। श्रेया गुस्से में पलटी और जब खिड़की के पास आई तो उसने देखा कि बलून्स की लाइन लगी थी, कुल 8-10 बलून जिन पर एक एक वर्ड लिखा था। उसने जैसे ही पहला वर्ड पढ़ा उसका दिल धक्के से रह गया। आई लव यू श्रेया, विल यू मैरी मी? व्हाट द हेल, कौन है ये बदतमीज? श्रेया गुस्से में बाहर की ओर बढ़ी और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आई। लेकिन जब उसने सामने देखा तो अर्जुन वहीं खड़ा था। उसकी सांस जैसे थम गई। उसने खुद को संभालते हुए आंखें जोर से बंद की और फिर दोबारा खोली, मगर अर्जुन अब भी वहीं सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे वही पूरा सीन रचा गया हो। आई लव यू माई लव, अर्जुन ने कहते हुए अपनी बाहें फैला दी। श्रेया दौड़ती हुई उसके गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। बस मेरी जान, अर्जुन ने उसका सर सहलाते हुए कहा। फिर अचानक तालियों की आवाज सुनकर दोनों जैसे होश की दुनिया में आए और एक दूसरे से अलग होकर इर्द गिर्द देखने लगे। इतने सारे लोग तालियां बजा रहे थे। वेरी नाइस कपल, एक व्यक्ति ने चहकते हुए कहा। दोनों मुस्कुराए। उनकी निगाह सरिता जी और दिलीप जी पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए गाड़ी के पास खड़े देख रहे थे। अर्जुन और श्रेया उनकी तरफ बढ़ गए। सरिता जी ने अर्जुन को गले लगाकर दिल की सारी कड़वाहटें मिटा दी थीं। चलो भाई, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं और फिर इंडिया कब जाना है उसके बारे में डिसाइड करेंगे, दिलीप जी ने कहा। वे सब मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अर्जुन और श्रेया हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। दोनों जानते थे कि आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उनके अपने उन्हें दिल से अपना चुके थे। दिलीप जी अपने परिवार के साथ इंडिया वापस आ गए और जल्द ही धूमधाम से श्रेया और अर्जुन की शादी भी कर दी गई। रिया को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी। वो इस बात को समझती थी कि जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जा सकता। रिश्ते वहीं बेहतर होते हैं जिन्हें खुशी खुशी स्वीकारा जाता है। श्रेया ने इंडिया में ही एक अस्पताल में जॉब ढूंढ ली थी और अब वो अर्जुन और उसके परिवार के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रही थी। दिलीप जी और सरिता जी भी पास में ही रहते थे। दिलीप जी अपने पिता के घर में ही दोबारा बस गए थे और जब उनका मन करता था वो आराम से अपनी बेटी से मिल लिया करते थे। दोस्तों, शादी के फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
जिन लोगों को शादी करनी है उनसे पूछ कर ही शादी का फैसला करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दिनों की बात नहीं बल्कि जीवन भर का रिश्ता होता है और ये तभी टिक सकता है जब इसे खुले दिल से अपनाया गया हो। जबरदस्ती से जोड़े गए रिश्ते अगर निभाए भी जा रहे होते हैं तो वो महज समझौते होते हैं, उनमें खुशियां नहीं होती हैं। खुशियां उन्हें रिश्तों में होती हैं जो खुशी खुशी जोड़े जाते हैं। जीवन साथी का वही रिश्ता बेहतर है जिसकी नींव प्यार, खुशी और सम्मान पर रखी गई हो। अर्जुन ने अपने संयम, अच्छे व्यवहार और प्रयास से श्रेया का दिल जीत लिया। ये पूरी कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।